तो थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं हो तो या तो क्लास में पूछ लिया करो बच्चों, आप डीपीपी सॉल्व करो, और या तो क्लास में पूछ लिया करो, और नहीं तो फिर अरे डीपीपी का सॉल्यूशन तो अपडेट होता ही है। ठीक है, हो गया। सर डीपीपी के क्वेश्चन हो जाते हैं, पर एंट्रेंस बुक के क्वेश्चन नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है वो तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं अभी आपको इसी क्लास में जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा, देखना हो जाएगा। एक्चुअली आपने थियरी उतने अच्छे से हो सकता है नहीं पढ़ाई हुई हो, या फिर थियरी पढ़ाई हुई हो, लेकिन देखो एक्चुअली सिर्फ थियरी पढ़ने से क्वेश्चंस नहीं हो जाता है। थियरी कम ही पढ़ो, अगर क्वेश्चन को उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे ना, जैसे अभी मैं बताऊंगा कि थियरी पढ़ा हुआ है फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंट करते आना चाहिए, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही होता है, तो घबराओ मत, हो जाएगा। जेई मेंस के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते बच्चे। जेई मेंस के क्वेश्चंस ओके ओके टाइप होते हैं, कि अगर आपने टॉपिक ठीक ठाक पढ़ लिया है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लिया, तो जेई मेंस के मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा नेफ्यू दिया है, वो फिजिक्स के 30-25 क्वेश्चन में से सिर्फ एक गलत हुआ है। केमिस्ट्री में से 24 क्वेश्चन उसके जेई मेंस के सही है, 23 क्वेश्चन उसके केमिस्ट्री के सही है। सोचो, एक गलत हुआ पूरे फिजिक्स में, 2 गलत हुआ पूरे केमिस्ट्री में बस। तो ऐसा नहीं कि जेई मेंस का क्वेश्चन बहुत टफ आता है, नो। अगर आप एक रेगुलर वे में पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। एनीवे, चलो तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर करा था ना, उसके क्वेश्चन करे थे डॉक्टर आर.एस. गोयल की बुक में से, पर बहुत मुश्किल था उसमें, कुछ क्वेश्चन ही हो पाए। एक्चुअली क्या ना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हमने सारे टॉपिक्स तो किए भी नहीं थे ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बस हमने एक एक टॉपिक पढ़ाया था, कि इसी बहाने बच्चे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख ले कर ले, ताकि जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना तो वो काम आ जाए। ठीक है, डन। और मेनली ये कि हम एक टॉपिक पढ़ा के बच्चों का टेस्ट ले, ताकि बच्चों का लेवल पता चल जाए, कौन से बच्चे हैं जो टेस्ट में पार्टिसिपेट रेगुलर कर रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये सारी चीजें देखनी थी, तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था। पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए कम से कम 8-10 क्लास तो चाहिए ही। हमने एक एक क्लास लिया है बस, तो 8 क्लास तो फिर भी बची ना। लिमिट का भी सिर्फ एक क्लास लिया है। ठीक है, जो टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे ना उसके क्वेश्चंस होंगे। है, चलो जी सर। चलो अब देखो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लास्ट क्लास का मैं एक रिकैप ले लेता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा था कि ए आई जे क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ए जे आई के इक्वल होता है। सिंपली क्या होता है ए आई जे, जैसे A13 है 12 है 21 के इक्वल है। ठीक है, A13 और A31 इक्वल है, A23 और A32 इक्वल है। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा तभी सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा तो ए आई जे आई के इक्वल होगा, दोनों चीजें। और ये तो आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। जेई जो मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा वो इस पे पूछेगा। तो देखो हमने ट्रांसपोज निकाला बच्चों, आपके सामने ट्रांसपोज दिख रहा है। तो जो ए डैश है वो ए के इक्वल ही तो है, क्योंकि ए आई जे आई के इक्वल होने का क्या मतलब कि रो और कॉलम इक्वल है, और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं। तो भाई जब आपका रो और कॉलम इक्वल ही है, तो रो को कॉलम बनाओगे तो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं बनेगा। यस, तो क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक में ए इक्वल टू ए डैश है। अब इसका क्वेश्चन में इंप्लीमेंट क्या होगा कि जेई आपको कह देगा कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, इनडायरेक्टली जेई आपको कह रहा है कि बेटे जहां ए डैश है वहां पे तुम ए लिख सकते हो, और जहां पे ए है वहां पे ए डैश लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यू हैव फ्रीडम। ठीक है, सेम चीज क्या हुआ था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, कि वहां पे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, यहाँ पे देखो A12 के नेगेटिव है A21, A13 के नेगेटिव है A31, A23 के नेगेटिव है A32। ठीक है, जरूरी है कि नेगेटिव ऊपर है, यहाँ पे देखो नेगेटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिंपली ये जो होगा इसका अपोजिट ये होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे माइनस आई, और जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या होता है माइनस के, ए डैश इक्वल टू क्या होता है माइनस के। तो ये हमने देखा था। उसके बाद अब चलो एक क्वेश्चन आया कि ये सिमेट्रिक है तो एक्स क्या होगा। तो एक तो प्रॉपर तरीका हो गया कि चलो भाई सिमेट्रिक है, भाई सिमेट्रिक है तो क्या होगा A12 A21 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर तरीका हो गया कि A12 क्या हो गया A21 के इक्वल, तो x+2 क्या होगा 2x - 3 के इक्वल, तो सोल्व करने पे x = 5। ठीक है, एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, चूंकि हम बोर्ड और जेई दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या करता है ना कि पुट करके देख लो, अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 5 6 - 3 और 4।
तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, तो 3 पुट करने से सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो मतलब 3 गलत है। फिर 5 पुट करते हैं एक बार, तो 5 पुट करने पे क्या जाएगा 4 7 7 5, तो ये देखो सिमेट्रिक हो गया, तो 5 इज द आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ। तो यहाँ पे तो चूंकि क्वेश्चन इजी था, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करो, रेगुलर तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में सेम टाइम ही लगा। लेकिन क्वेश्चन जैसे जैसे लेंदी होता जाएगा तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग जाता है, ठीक है, कि उसको पुट करके ही क्या किया देख लिया, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपको मैं क्या करूं कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊं, तो आपको क्या करना है, उस टाइप की चीजों की आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ये नहीं कि सुन लिया बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह, और फिर क्या हुआ, क्योंकि देखो आप मेहनत से क्या करोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, एक ठीक ठाक मार्क्स भी ले आओगे, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क के दम पे आप चाहोगे कि क्या हो जाए और बहुत अच्छा रैंक आ जाए, तो वो मुश्किल है। रैंक के लिए 8-10 क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी लोगों से ज्यादा करना पड़ेगा, और वो 8-10 क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, एक जुगाड़ से ही करना पड़ेगा। सोल्व कर करके करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओ। चलिए, सो अभी बताऊंगा बहुत अलग अलग क्वेश्चंस में क्या होगा, अलग अलग टाइप से अप्रोच होता है। एक और हमने क्या देखा था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। तो क्या था, ए एक मैट्रिक्स था, ये मैं लास्ट क्लास का रिकैप कर रहा हूँ 2 मिनट में, और फिर क्या होगा जल्दी से करेंगे। x + 1 = x - 1 = क्या पूछ रहे हैं आप चैट में, 1 मिनट में। फिर मुकेश कह सर x + 1 = x - 1 होगा आंसर। 12th के लिए उज्जवल पूछ रहे हैं आर डी शर्मा एनसीईआरटी। आर डी शर्मा तो बहुत ऊपर की चीज होगी बच्चों, जेई भले नहीं होगा, लेकिन आर डी शर्मा तो काफी हो गया। अगर आर डी शर्मा आप कर भी रहे हो ना, तो मैं कहूंगा सिर्फ एक ही सेक्शन करो। एक सेक्शन करने का मतलब या तो सिर्फ एग्जाम्पल करो या फिर सिर्फ एक्सरसाइज करो, ज्यादा बेटर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सिर्फ करो। तो एग्जाम्पल आपके सामने दिखेगा तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, फिर फटाफट हो भी जाएगा, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं दे सकते ना एक ही सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं ना, ठीक है। आर डी शर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करने, नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल कर जाओ, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, एग्जाम्पल भी काफी है, तो कम से कम हाफ तो हो जाएगा ना। एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों करोगे तो डबल टाइम लगेगा, सिर्फ एग्जाम्पल भी कर जाओ बहुत, मतलब बोर्ड मैं तो कह रहा हूँ कि आप क्या करो, एनसीईआरटी कर लो अगर सिर्फ 12th करना है तो, और वो एक बुक लेके आना, क्या होती है ओसवाल की, जिसमें लास्ट ईयर पेपर होते हैं, उसको पूरे कर जाओ, ओसवाल वाले सारे कर जाओ, आर डी शर्मा से बहुत पतला है वो, और एनसीईआरटी पूरे कर जाओ। ऐसा बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमको नहीं आता, गारंटीड, सफिशिएंट है। ओसवाल और प्लस, और ओसवाल की अच्छी बात क्या है ना कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन तो तुमको सीधे रटे हुए रहेंगे अगर आपने ओसवाल रेगुलर किया है तो, ठीक है। तो चलो, ए ये था बच्चों, हमने ट्रांसपोज निकाला ए डैश, ठीक है। तो ए ना सिमेट्रिक है ना ए डैश सिमेट्रिक है, दोनों में सिमेट्रिक, कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, और ऑफ कोर्स ए सिमेट्रिक नहीं होगा तो ए डैश भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है। तो जब ये सिमेट्रिक नहीं है तो ए डैश सिमेट्रिक का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी याद रखना काम आते हैं। लेकिन मैंने ए प्लस ए डैश किया तो जो मैट्रिसेस आया वो क्या है, सिमेट्रिक है। और यहाँ तो मैंने सुंदर सुंदर नंबर लिया, तुम कितना भी घटिया नंबर लो, √3, 5.79, 2.83, जितने बेकार नंबर ले सकते हो लोग, कोई भी मैट्रिक्स लो, उसका वो ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ओके। चलो, अब एक क्वेश्चन ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का, इसी पे बेस्ड प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी क्या है ये, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बोर्ड एग्जाम हर 2-3 साल पे एक क्वेश्चन तो निकालता ही निकालता है कि ये क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, 2 मैट्रिक्स का सम के फॉर्मेट में लिखना है। ये जो आपका एक मैट्रिक्स ए है इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स प्लस समथिंग मैट्रिक्स, और वो समथिंग समथिंग की खासियत क्या होनी चाहिए, ये हरा वाला सिमेट्रिक हो और ये पिंक वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो, और इसी ए को ब्रेक करके लिखना है। जैसे मान लो कि 8-10 है तो ये 8 और 2 हो, या 9-1 हो, या 6-4 हो, या 5-5 हो, ऐसा कुछ भी हो। जैसे मैं 10 को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, तो उसी तरह आपको मैट्रिक्स ए को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और उन दोनों का सम फिर आपका मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए।
तो रैंडम करोगे तो नहीं हो पाएगा, सोचते ही रह जाओगे, करते ही रह जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो सिंपली क्या है बच्चों, ये आपका मैट्रिक्स ये है। तो अभी आपने क्या देखा था, ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस, ओहो, और क्या देखा था आपने, ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक करना था, हो गया सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक करना था, हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन पंगा क्या आ गया, पंगा ये आ गया कि पहले ए प्लस ए डैश किया, फिर ए माइनस ए डैश किया, तो दोनों को ऐड करूंगा तो ए डैश कट जाएगा और बचेगा क्या, 2a। तो हमें तो a के इक्वल करना था ना, हमने 2a के इक्वल कर दिया। तो सिंपल सा है, 2 को उधर भेज दो, 2 को क्या करो, उधर भेज दो, सबको हाफ ऑफ कर दो। तो a प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का हाफ भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बस सेट हो गया। तो सिंपली बोर्ड एग्जाम में आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2-3 साल, कोई भी 3 साल के लगातार क्वेश्चन करो, एक ना एक साल में ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। तो क्या करना है बच्चों कि आपको बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन देगा सीधे सीधे सेक्शन सी में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 4 मार्क्स में रहेगा कि देयर इज ए मैट्रिक्स ए, यू हैव टू राइट इन द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, और वो 2 मैट्रिक्स कैसा हो, पहला एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दूसरा एक स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ भी, इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिखना है, और सीधे 2 मैट्रिक्स का सम के फॉर्मेट नहीं, पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे ए प्लस ए डैश निकाला है, इसके पहले वाले स्लाइड में ए प्लस ए डैश निकाला और ए माइनस ए डैश, यही दोनों काम आपको वहां पे करना है। सेम जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक लिए निकाला ना, ठीक है, ए प्लस ए डैश निकाला, ए माइनस ए डैश निकाला, वही काम आपको। ए प्लस ए डैश निकालोगे, देखो सेम लिखो क्या, दिस इज ए, सो ए डैश इज दिस, सो ए प्लस ए डैश इज दिस, और ए प्लस ए डैश बाई 2। नाउ ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक निकाला, मतलब मैट्रिक्स निकाला, ए माइनस ए डैश बाई 2, फिर मैट्रिक्स निकाला, उसके बाद नाउ ए लिखा इक्वल टू, जो ए प्लस ए डैश बाई 2 लिखा है वो लिखना है, और ए माइनस ए डैश बाई 2 लिखा है वो लिखना है। तो यहाँ पे बस मैंने इतना करके छोड़ दिया है, आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा करना है एकदम प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप देखना है। समझ में आया स्टेप बाय स्टेप? अभी मैंने रिपीट किया आपको, क्या करोगे, आ गया ना? यस सर। सिंपली हाँ, तो बस इतना याद रखना है कि पहले में ए प्लस ए डैश का हाफ चिपकाना है, दूसरे में ए माइनस ए डैश का हाफ चिपकाना है। ये सिमेट्रिक होगा ही होगा, ये इसको सिमेट्रिक होगा ही होगा, और दोनों का सम ए आएगा ही आएगा। फ्री में 2 मिनट के अंदर 4 नंबर खत्म। सर ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश जब हम निकाल लेंगे तो उनका हाफ कर देंगे ना? हाँ, हाफ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हाफ नहीं करोगे तो उनका सम तो ए के डबल हो जाएगा ना, हमें ए के इक्वल भी तो मेंटेन रखना है ना? जी सर। हाँ चलो, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, मैं पोल लॉन्च करूंगा इस पे। सेम एक्चुअली जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ये तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। चलो सेम अभी जो क्वेश्चन किया है ना, तो वो क्वेश्चन में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों निकालना है, लेकिन मैं आधा ही पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा करने में टाइम लगेगा। ये पोल आपका लाइव हो गया, ठीक है ना? फटाफट आंसर कीजिए, ठीक है ना? किसी को अगर हिंट की जरूरत है तो बताइए। ये कह रहा है ये एक सिमेट्रिक, ये एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक तो नहीं, इसको 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट पे लिखना है, जिसमें पहला सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा वो इसमें से कौन सा है, इन चारों में से? चौथा इधर है, चौथा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है? चौथा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो बच्चों आपको बताना है। चलिए बताइए, एकदम तुरंत करो, पोल में आंसर करो फटाफट। सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछा जा रहा है, सिमेट्रिक वाला पार्ट, दोनों नहीं पूछा जा रहा है। ये अगर आपने सही कर दिया तो इसका मतलब 4 नंबर तो आपके कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम में। हाँ मुकेश, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की x + 1 = x - 1 होगा, मतलब मैं नहीं, किसके लिए आप पूछ रहे थे मुकेश? ये हेलो मुकेश साहब बताइए। सर मुकेश लेफ्ट द मीटिंग। आप ही थे क्या, वापस दूसरे नाम से ज्वाइन किया क्या संदीप? नो सर, अच्छा मुकेश 5 मिनट प्रीवियस, मतलब 5 मिनट पहले लेफ्ट किया है। समझ गया। तो जनरली बच्चों के इंटरनेट में कई बार देता हूँ, बच्चों का आता है मैसेज के लेफ्ट और फिर वापस ज्वाइन उसी नाम से करता है, ठीक है? तो सिंपली क्या करना बच्चों, सिमेट्रिक वाला पार्ट कौन सा होता है, a + a' / 2 जो होता है वही सिमेट्रिक वाला पार्ट होता है ना।
तो कुछ नहीं करना है, हमें a प्लस ए डैश बाई 2 निकाल लेना है। तो a तो सामने दिख ही रहा है, बस a डैश निकालना है और दोनों को सम करके हाफ करना है। तो a डैश क्या हो जाएगा 203। बाकी मैं a डैश पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है a प्लस ए डैश का हाफ, तो वो भी मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट रो निकाल रहा हूँ। तो a ये है और a डैश ये है। कहने को तो पूरा निकालना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पहला रो नहीं कॉलम। तो a और a डैश के पहले कॉलम को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा उसका हाफ, 2 + 2 4 का हाफ 2, 4 और 0 4 का हाफ 2 और -5 और -3 है ना, -8 का हाफ -4। तो सिर्फ मैंने पहला क्यों निकाला, क्योंकि देखो सबका पहला कॉलम अलग अलग है, तो पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मैंने पहला कॉलम निकाला, वो ए से मैच कर गया, तो उतना मेहनत कौन करेगा। जब सिर्फ एक कॉलम निकालने से काम चल रहा है, तो ये 2 कॉलम में 6 एलिमेंट लिखूंगा, यहाँ पे 6 एलिमेंट लूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा फाइनल आंसर ये है। तो ऐसा क्यों करूं मैं, जब एक कॉलम से मेरा काम चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दोगे बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पे तुम कितने भी होशियार हो, कितने भी 30 मार्क खाओ, एक एक स्टेप लिखा होना चाहिए, बस लकीर के फकीर के हर एक चीज मेंशन हो, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई होशियारी नहीं। सीधा ये दिखेगा तो नंबर मिलेगा, ये नहीं दिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। जेई में क्या है, तो वहां दिखने नहीं दिखने से मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है, आपने बी टिक किया है, भले सोल्व करके किया हो, सेव करके किया हो, ट्रिक लगा के यूज किया हो, अकड़ बकड़ बम्बे बो करके किया हो, जय माता दी करके किया हो, बगल वाले से पूछा, उसको मतलब नहीं है। बी पे टिक किया है ना तो नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। बी कह रहा हो किसी और टिक पे किया है, -1 नंबर मिलेगा। तो वो जितना तेजी से आप कर सकते हो उतना तेजी से करो, ठीक है। हालांकि जे में सफिशिएंट टाइम होता है, बट फिर भी ये भी तो आसान है, ये 2 लिखने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं फोकस आपको किस पे करना चाहता हूँ कि अभी तो ये इजी क्वेश्चन है, हार्डर क्वेश्चन पे अलग अलग क्वेश्चन पे अलग, जैसे वहां पे क्या था एक्स पुट करके देख लिया, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे a + a डैश बाई 2 निकालना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं में से किसी एक में होगा ना, एबीसी में से कोई एक होगा ना। तो सबका कॉलम, फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो अलग अलग है, तो मैं तीनों क्यों निकालने जाऊँ। मेरा अगर पहला ही अगर निकल गया 2 2 -4, और वो 2 2 -4 बस इसका इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो ऑफकोर्स ये लोग आंसर नहीं है। तो जब पहला ही मैच नहीं किया तो आगे क्या मैच करेगा। तो बस एक कॉलम से मेरा काम चल गया, समझ में आया। तो इस टाइप की चीजों की आपको धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करनी है। कोई भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन देखते ही मत जुट जाओ कि क्वेश्चन देखा अच्छा सोल्व करना शुरू हो गए। पहले सोचो कि इसमें कोई दिमाग लग सकता है क्या, कोई इसमें जुगाड़ लग सकता है क्या, कि बिना पूरा प्रॉपर, हालांकि कॉन्सेप्ट की जरूरत वहां भी है, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं होता है, लेकिन वो एक हैबिट बन जाती है धीरे धीरे। अभी बताऊंगा, बहुत अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको उसमें समझाऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी एंड बी आर। तो अभी मैंने क्या बताया बच्चों आप लोगों को, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम वाला होगा। और जे वाला क्या हो गया, ए डैश इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो गया, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और जे का क्या हो गया कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दूसरा वाला है वो आपसे जेई पूछेगा, ये वाली चीजें बोर्ड एग्जाम पूछता है, वो ए प्लस ए डैश बाई 2 ए माइनस ए डैश बाई 2। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोग अभी पहले देखा था, अभी जस्ट किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालने के बाद वही आया तो क्या हुआ, सिमेट्रिक। तो ये सिर्फ ए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इतना बड़ा एक हाथी है, आपको पता करना है कि वो हाथी, जैसे ए बी प्लस बी सी माइनस डी है, 4 मान लो के मैट्रिक्स है, मुझे ये ऑपरेशन करना है। और इतना मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई किया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया, डी और ए को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड किया, फिर तीसरे को माइनस किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया मुझे वो चाहिए कि वो सिमेट्रिक होगा कि इसको सिमेट्रिक। तो इतना कौन करेगा भाई। और सबसे बड़ी बात की सारी बातें जेई हवा में कर रहा है, ये जेई का क्वेश्चन है, सारी बातें वो हवा में कर रहा है, ना ए दिया है ना बी दिया है, बस कह दिया ए और बी कोई भी 2 सिमेट्रिक है, तो मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं, बी और ए को मल्टीप्लाई करूं, तो किस टाइप का हो। तो ये ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ऐसा होता है। ये सिर्फ एक के लिए नहीं, इतना बड़ा मैट्रिक्स है ना, ए बी प्लस बी सी माइनस डी है, इस मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सीधे उस पर डैश लगाओ, कुछ कुछ ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करने के बाद अगर वही चीज आ गया तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक। तो ये किसी पे भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है, 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी को मैंने ए और बी अलग अलग मल्टीप्लाई किया, बी और ए मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आएगा
वो सिमेट्रिक होगा कि उसको सिमेट्रिक होगा कि आइडेंटिटी होगी, क्या होगा, कुछ नहीं, एकदम आसान है। मुझे किसी भी मैट्रिक्स को क्या करना है, सिमेट्रिक एक्सक्यूज चेक करना है, तो सीधे उस मैट्रिक्स को उठाओ और उस पर डैश चढ़ाओ, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने पे वही आता है तो ठीक है। तो एक अंडर ब्रैकेट के ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लस और माइनस है ना, तो वो अलग अलग हो जाता है। प्लस और माइनस करके ब्रैकेट पे है तो वो क्या हो जाता है, सीधे अलग अलग हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो सेम यहाँ पे प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पे ट्रांसपोज और प्लस दूसरे पे ट्रांसपोज। दूसरा तो एक एलिमेंट है ना पूरा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो या तो बी का ट्रांसपोज निकालो और इंटू ए का ट्रांसपोज। ये अगर आप लिख दोगे ना कि ए डैश इंटू बी डैश, तो वो गलत हो जाएगा। अगर सर दोनों सेम ही तो है, 5 इंटू 7, 7 इंटू 5 सेम ही तो होता है, तो बी डैश ए डैश और ए डैश बी डैश में क्या फर्क हो गया? बात सही है, 5 इंटू 7, 7 इंटू, लेकिन वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं कहूंगा बच्चे 5 माइनस 7, 7 माइनस 5 तो नहीं होता ना। तो हर चीज को पलट देने से इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, लेकिन मैट्राइसिस में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी और बी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश इंटू पलट के, सेम चीज एडजॉइंट में भी होता है। एक मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकाला ए बी, तो मुझे अलग अलग एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी होगा। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि इन केस कोई नया नंबर आ गया मैट्रिक्स में जो पढ़ा नहीं हो, तो टेंशन मत लेना कि अरे आबिद सर तो ये चीज छोड़ दिए थे, कैसे होगा, अरे यार बताना चाहिए था, अरे यार सब कुछ बताया यही छोड़ दिया, अरे यार। इतना अरे यार मत करना। मैं बस आपको गेस कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स में मोस्टली जगह अगर कुछ चीजें होती है, डैश हो, एडजॉइंट हो, इनवर्स हो, तो वो पलट के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर तुक्के लगाना हो ना तो पलट वाले में तुक्के लगा देना, जैसे यहाँ पे देखो पलट के है। एडजॉइंट भी अगर मैं लगा दूं तो एडजॉइंट उल्टा होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो पलटी मार के क्या करता है, मैट्रिसेस इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले तो क्या था बच्चों, प्लस था, तो प्लस में सिंपली अलग अलग हो गया। अब इनटू है तो पहले ए और बी का ट्रांसपोज है तो पलट के इक्वल होगा, बी डैश ए डैश। और ये बी ए का ट्रांसपोज है तो ये भी क्या होगा, पलट के इक्वल होगा, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे इस गिवन को हम यूज करेंगे। क्या गिवन दिया उसने, ए और बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई साहब जब बी सिमेट्रिक है तो बी डैश बी के इक्वल होगा, लिख सकता हूं मैं, कोई नहीं मना करेगा मुझे। जब ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के इक्वल होगा, जब ए डैश सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के इक्वल होगा, बी डैश सिमेट्रिक है तो बी डैश बी के इक्वल। ये मैं इस गिवन के बेस पे यूज कर, बगल में चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूँ, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रीजन हो गया। अब सम कॉम्यूटेटिव होता है, बी ए प्लस ए बी को मैं ए बी प्लस बी ए भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे वो वाला लॉजिक चल जाएगा कि सर 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 होगा, तो बाद वाले ए बी को पहले लिख दिया और पहले वाले ए बी को बाद में लिख दिया। तो देखिए ना आप लोग, जिस चीज का ट्रांसपोज निकालना, सारे कांड करने के बाद सेम ही आ गया ना। तो बस ये बीच वाली चीज के कैसे उसके इक्वल आए या उसके नेगेटिव के इक्वल आए, जरूरी नहीं कि उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा फिर नॉन ऑफ दीस बोल देंगे, ठीक है। तो सिंपली कितनी भी बड़ी चीज हो, सिमेट्रिक करना है, उस पर डैश चढ़ाओ, सारे अलट पलट अल्टन पल्टन प्रॉपर्टीज करने के बाद वही आ गया, जहां से चला था वही को आ गया, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। वो तो आया लेकिन उसके पलटन के साथ आया, मतलब कि ये चीज अगर माइनस के साथ आती, माइनस ए बी माइनस बी आ जाता, मान लो कुछ और कंडीशन होती, कुछ ऐसा, तो उसके माइनस के इक्वल आ गया ना, तब हम इसकी सिमेट्रिक बोलते हैं। समझ में आई चीजें, पंडेज क्लियर्स हैं? बोलिए, अच्छा लग रहा है? चलो, अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ समझ आ ही रहा है, तो क्यों ना एक और क्वेश्चन जेई टाइप का ही कर लिया जाए। मैं इस पे पोल लॉन्च करूंगा, अभी आप लोग चैट में मत आंसर करना, पोल में आंसर। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, 8:37 हो रहा है, 8:38, 1 मिनट। अच्छा ये लाइव है क्या, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। सभी लोग पोल करो, पोल में कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन 2, पोल हो गया आपके सामने लाइव, चैट की जगह पोल में ही आंसर करो।
होता क्या है कि चैट में एक बार आंसर किसी ने कर दिया ना, तो भले जिसने सबसे पहले आंसर किया वो कितना भी गलत क्यों नहीं किया हो, बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली उस पर भरोसा हो जाता है कि अरे इसने सबसे पहले किया है, मतलब ये होशियार आदमी होगा, अब चलो इसने बी बोला, बी 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 बी, सी 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 सी। ऐसे नहीं करना है, चैट में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पोल फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। हाँ, ये आप कर सकते हो कि सर मैंने आंसर कर दिया, हालांकि चैट रिकॉर्ड होता है, पोल भी रिकॉर्ड होता है, तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाता है किस बच्चे ने पोल में अटेम्प्ट किया, किसने नहीं किया, कौन पीछे क्लास के नाम पे फोन लेके फ्री फायर खेल रहा था, सब पता चल जाता है। तो पोल में आपने आंसर किया क्या पता चल जाता है, लेकिन क्लास के बाद। तो अभी मैं चूंकि सब लोग कर लेंगे तो बता दो, देखो वोटेड अंकित, देखो वोटिंग राइट्स मिल गया अंकित को। प्रतीक बोलते हैं यप सर यप। ओके ठीक, चलो। तो कितने लोगों ने किया? नहीं, और एक्सपेक्टेड है, कम से कम 10 लोग और करना चाहिए। बाप रे, इतने कम क्यों? और ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका सही चल रहा है मामला। तो ए और बी क्या है? दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम पिछले वाली जैसी चीजें, बस इसमें ए बी प्लस बी था, इसमें ए बी माइनस बी है। ठीक है ना? 8 लोग अभी भी पोल करो बच्चे जल्दी, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो कभी पीटीएम होगी तो सीधे सीधे कर देंगे कि ये आपके घर पे बच्चा आपको फोन ले लेता है और फिर पढ़ाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ना ये चैट में आंसर करता है, ना कभी पोल में करता है, ना ऑडियो में कुछ बोलता है, तो हमसे तो पता ही नहीं है आदमी कौन है। चलो, तो मैं आंसर वैसे कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को सोल्व करने में टाइम लगता है, डोंट वरी। वही जब तक मैं सोल्व कर रहा हूँ तब तक पोल लाइव रखूंगा, आप कर देना आंसर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इससे? अच्छा, एक काम करो, पीछे वालों को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही तो फर्क है, थोड़े से का ही फर्क है ना, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो बिल्कुल 1 मिनट सफिशिएंट टाइम था इसके लिए बच्चों, है ना? डन, गुड, हैप्पी, ठीक है। तो बस फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, ये माइनस था तो ये भी माइनस, तो फिर ये भी माइनस, तो फिर ये भी माइनस, कुछ नहीं, सब कुछ कॉपीड है, बस सेम चीज। होल था तो माइनस अलग अलग हो गया, फिर ये मल्टीप्लिकेशन पर डैश था तो पलट के इक्वल आ गया, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। अब बस क्या करना है, एक माइनस कॉमन ले लेना है, क्योंकि माइनस जैसे मैं कॉमन लूंगा तो माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, और माइनस प्लस बी ए माइनस बी ए हो जाएगा। तो जिसका ट्रांसपोज किया वो उसके नेगेटिव पे इक्वल आ गया ना, तो बस आंसर क्या बनता है बच्चों? ठीक है, डन। तो कितने बच्चों ने किया स्क्यू सिमेट्रिक? 7 लोगों ने सही किया। यस सर। ठीक है, तो सिमेट्रिक अगर आप कह रहे हो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब सही है। अब टैलेंट की परीक्षा यहाँ पे हो, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, सेम चीज है, ए डैश बी ए है, ए टू द पावर ट्रांसपोज ए एंड बी है। अब कहोगे सर ये तो धोखा है, आपने पढ़ाया 2 का पूछ 3 लिया। ठीक है, तो देखो अनसर्टेन चीजें लाइफ में आ जाए ना, तो जिस तरह की चीजें को तुमको पता है उसी तरह से डील करो ना। तुमको ए और बी का भी पता था, यहाँ पे 3 चीजें आ गई, तो इस पूरे को ए मान लो और इसको बी मान लो, या उल्टा भी कर सकते हो, सिर्फ ए डैश को ए मान लो और बी ए को बी मान लो। पहले तुम देखो कि 3 नहीं है, 2 ही है, किसी 2 को इकट्ठे 1 मानो और उसी तरह से ट्रीट करो। तो मैं पोल लॉन्च करो बच्चे, इसका भी आंसर था, ठीक है ना? सोनू लेट हो गए थोड़ा सा आप, कैसे लेट हो गए सोनू? ये भी लाइव है, फटाफट आंसर करो। दूसरा वाला तो इजी था क्योंकि पहले ही कॉपी था, ये अगर आप सही कर रहे हो ना तो इट मींस गोइंग गुड। नहीं भी अगर स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है कोई लोड नहीं है, ठीक है ना? मैं अगर बता दूं उसके बाद अगर समझ में आ गया तब ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम देखें, जेई वालों के इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट है, क्योंकि देखो कहीं भी ए दिया नहीं है, बोर्ड एग्जाम आपको देगा 1 2 3 5 7 8 1 2 9 ऐसा दे देगा, और फिर उस पर कुछ ना कुछ करने होगा है। जेई वाले कहते हैं उतना मैट्रिक्स कौन लिखेगा यार, हवा में सारी बातें करो, सारी बातें हवा में, न ए का पता है न बी का पता है, बस ए और बी ऐसे है, फिर ए डैश बी ए पूछ रहा है तो बताना है सब, ठीक है? तो ट्राई करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं। सिंपली किसी भी चीज का क्या करना है, सिमेट्रिक निकालना है या स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, एक ही तरीका है, उस पर डैश चढ़ाओ, सेम आया तो सिमेट्रिक, माइनस के साथ आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ए डैश बी पे क्या किया, डैश कर दिया। तो या तो इस पूरे को ए मानो और इस पूरे को बी मान लो, बी ए को पूरे को बी मान लो, या उल्टा भी कर लो,
ए डैश बी को ए मान लो और सिर्फ ए को बी मान लो, आपकी मर्जी, दोनों तरीके से आंसर सेम है, कुछ भी कर लो। चलो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को ए मानता हूँ और इस पूरे को बी मान लो, ठीक है। तो मुझे 3 नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ 2 दिख रहा है, ए डैश और बी, ए पूरे को इकट्ठे में बी की तरह देख रहा हूँ, ठीक है। तो पलट के आता है ना, तो पलट के क्या मतलब कि जो मेरा बी है उस पे डैश आएगा और इनटू जो मेरा ए है उस पे डैश आएगा ना, ठीक है। अब तो ये बी ए पे होल डैश पे क्या है, इजी हो गया ना, बी ए का होल डैश इजी हो गया। अब ये भी जब ओपन होगा ब्रैकेट से तो पलट के आएगा, बी ए के होल डैश है तो वो ए डैश इंटू बी डैश है, और ये ए डैश डैश, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, ए ट्रांसपोज एक बार पलटा और फिर ट्रांसपोज मतलब फिर पलटा, तो उल्टे का उल्टा सीधा, तो ए डैश डैश क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब ए डैश को हम लोग ए डैश ही रहने देते हैं, चूंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो बी डैश की जगह मेरा अधिकार में बी लिख दूंगा और ए को ए रहने दूंगा, तो देखो ना फिर सेम ही आ गया ना, ए डैश बी ही आ गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ए डैश बी को ए मान लो फिर भी यही आएगा, तो क्या आंसर हो गया, सिमेट्रिक। इजी है ना, बस डैश डैश खेलना सीख जाओ और होल डैश हो तो पलट के करना सीख जाओ, चीजें तुम्हारी है, कोई नहीं रोक पाएगा तुमको जेई मेंस का क्वेश्चन करने से या सीयूईटी का क्वेश्चन करना। सीयूईटी में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बल्कि सीयूईटी में तो जो रेगुलर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ना वही पूछते हैं। तो हो सकता है कि सीयूईटी में ये वाला क्वेश्चन मार्केट में बहुत चल रहा है, जो तो शुरू के 2 क्वेश्चन कराया ना, ये दोनों क्वेश्चन अभी फैशन में है पूरा, एकदम पूरा मार्केट में क्वेश्चन घूम रहा है दोनों, और ये तीसरा भी। तो सीयू में हो सकता है कि तीसरा वाला क्वेश्चन एज इट इज यही का यही रहे, ठीक है। चलो अब आते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, ये समझना जरूरी है। क्या क्या भी टाइम है ना, हाँ बहुत टाइम है, बड़े आराम से हम लोग आज चीजें जितने पढ़ने का टारगेट है उसको खत्म कर लेंगे बहुत ही पीसफुल मैनर में, क्वेश्चंस करते हुए, बच्चों से क्वेश्चन कराते हुए भी। वाह, चलो बच्चों तो क्या करें, क्वेश्चन करें। तो देखिए सारे हैं, ठीक है, सारी चीजें एक ही है। सारी चीजें कौन सी चीजें सर, कि माइनर से ही, मैं अगर बिल्कुल कहानियों की भाषा में बोलूं, जन्म लेगा एक कोफैक्टर जो कि माहिष्मती का राजा हो, और कोफैक्टर से ही जन्म लेगा कौन, एडज्वाइंट जो कि कंस का वध करेगा, और एडज्वाइंट से ही जन्म लेगा कौन, इनवर्स जो कि क्या होगा, कुरुक्षेत्र का राजा, अगला राजा बनेगा। काइंड ऑफ कहानियों में ऐसे भारी भरकम यूज करते हैं ना। तो माइनर से निकला कोफैक्टर, कोफैक्टर से एडजॉइंट, एडजॉइंट से इनवर्स। माइनर जिसने निकालना सीख लिया ना, समझो तीनों चीज निकालना, जिसको माइनर आ गया, कोफैक्टर आ गया, एडजॉइंट आ गया, इनवर्स आ गया। और बोर्ड एग्जाम में या तो वो वाला पूछेगा या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब में दिखाओ, और नहीं तो फिर ये वाली चीजें पूछेगा, एडजॉइंट, और एडजॉइंट नहीं तो इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के तो क्वेश्चंस इतने में ही कंफर्म होने ही होने, इसके अलावा बोर्ड और कुछ नहीं पूछता, स्टार्टिंग वाली चीजें या फिर माइनर कोफैक्टर, नहीं तो सीधे एडजॉइंट इनवर्स, खत्म, बोर्ड एग्जाम कवर्ड। जेई बदमाशी कर सकता है, वो घूमता है खूब, ठीक है। तो चलो पर इसको देखते हैं, तो इसको, अरे इसको देखें, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, क्या करना है, तो ये है, इसी को उठा लेता हूं मैं, चलो पहले समझाने के लिए, बाद में इसको देखें, ठीक है। अभिषेक अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों, आपको तो काफी पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था, आपके नाम में ही अभी है, इसलिए आप अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या, जस्ट, ठीक है। तो इसके सारे क्या निकालना है बच्चों में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो कैसे निकलेगा, 1 मिनट रुकिएगा बस, 1 मिनट में नहीं 10 सेकेंड। चलो तो सिंपली माइनस कैसे निकलता है कि माइनस यहाँ पे आपके कितने 9 एलिमेंट्स है, 9 है, तो हर एलिमेंट का अपना एक पर्सनल माइनर होता है,
तो वो माइनर कैसे निकलेगा? बाय डिलीटिंग कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। क्या मतलब सर? क्या मतलब? क्या बोला आपने अभी? क्या बोला? ये 2 है, A12 क्या है? 2 है। तो इस 2 का आपको माइनर निकालना है तो सीधे क्या करो, 2 का रो और 2 के कॉलम को डिलीट कर दो। 2 के रो और 2 के कॉलम को डिलीट करो तो बचा क्या? 3, 4, 6, 8, ये बचा ना। अब बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। तो 2/2 डिटर्मिनेंट की कैसे वैल्यू निकालती है? 3 × 8 माइनस 4 × 6, 24, 24, 0। समझ में आया? माइनर कैसे? एकदम आसान है, जिसको भी निकालना हो उसके Yes, रो sir. को पहले उड़ा दो, उसके कॉलम को उड़ा दो, जो बचा ऐसे माइनस ऐसे करो, खत्म हो गया माइनर। एकदम इजी है। और ऐसे कितनी बार करना है? 9 टाइम्स। ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो जिसका भी माइनर निकालना हो उसका क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल तो बता ही चुका हूँ। इस सर 3 ये का ज्यादा लॉन्ग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, लेकिन 6 नंबर भी तो मिलेंगे ना। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, होगा तो सही, लेकिन कितना देखो ना। जैसे ही सोचा 2 × 8 16, 45, कितना आ गया? 9 माइनस 1 हो गया। तो 9 टाइम्स ऐसे करना है। तो इसमें क्या है ना कि आपका कोई बहुत हेवी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बस टाइम लगेगा, बस पेशेंटली, चूंकि अब लॉन्ग आंसर में आता ही आता है। ये जब आएगा तो सिंपली नहीं आएगा, ये जब भी आएगा लॉन्ग आंसर में ही आएगा। तो रिवार्ड भी देगा ना एक अच्छा सा, तो करना ही। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, देखो ना, 56 माइनस 36, 20, एक निकल गया। अब एक आपके सामने निकाला, एक और निकाला, देखो ना, 1 मिनट भी नहीं लगा, 3 का तो निकाल ही दिया। कितने और बच्चे हैं? 5 और बच्चे, 2 मिनट में निकल जाए। तो लॉन्ग आंसर में सिर्फ माइनर निकालेंगे तो 2 मिनट टाइम दिया जा सकता है। ठीक है, तो माइनर कैसे निकालता है? जैसे अब मुझे क्या निकालना है? M12। ठीक है, या M11 निकालता हूँ, या 12 निकालता हूँ, M12। ठीक है, तो M12 निकाला तो क्या हो गया? 2 के रो, M12 ये है, उसको रो को डिलीट कर दिया तो क्या हो गया? 3 × 8 माइनस और 4 × 6, ऐसे माइनस ऐसे, 2 तीर रखना। पहले ये वाली चीज व्हाइट और माइनस ग्रीन, पहले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर ये व्हाइट माइनस ग्रीन कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 0, 24 माइनस 24, 0, आसान। ठीक है, अब आती है बात कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर होता है ना बच्चे, किसी भी एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, C(ij), तो -1 की पावर i प्लस j और इनटू Mij। मतलब क्या है कि जो माइनर है उसी के आगे -1 की पावर इन दोनों का सम हो जाता है। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोफैक्टर ऑफ 1 2 निकालूं, कोफैक्टर ऑफ क्या निकालूं? 1 2, थोड़ा 1 2 फिर से लिख लेंगे बच्चों। अगर मैं कोफैक्टर्स के 1 2 निकाल रहा हूं तो सिंपली क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 और इनटू माइनर ऑफ 1 2। तो ये कितना हो गया? -1 की पावर 3, तो हो जाएगा -1, और ये हो गया 0। तो खैर ये से 0 ही है, लेकिन 0 के अलावा अगर कुछ और होता तो लगा सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का ही निकालते हैं, M21 निकालते हैं, M21, तो M21 ये है, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 8 माइनस 5 × 9, तो 16, 45, कितना हो गया? 6, 9 माइनस 29। अब कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, और -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? -1, और उसमें क्या लिख देंगे? -1 में माइनर ऑफ 2। एक तो -1 क्यों? -1 की पावर 1 + 2 से, तो हमेशा क्या होगा? या तो ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर जैसे मान लो मैं 2 2 का निकालू तो -1 की पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 1 ही हो जाएगा। तो वहां पे कोफैक्टर और माइनर इक्वल हो जाएंगे। तो कोफैक्टर या तो माइनर ही होगा या उसके अपोजिट साइन का होगा, मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होगा। तो -1 और इंटू क्या हो गया बच्चे? -29, तो कितना आ गया? 20। समझ में आई ये चीज? ये -1 क्यों लगाते हैं यहाँ पे? बच्चे देखो ना, जिसका भी कोफैक्टर निकालोगे ना, तो जो भी एलिमेंट, जैसे मान लो कि C23 का निकाल रहा हो,
तो -1 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो -1 की पावर 5 तो और तो -1 होगा ना। यस तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 उसके माइनर का नेगेटिव होगा, बस नेगेटिव होगा, क्योंकि आगे तो माइनर इनटू होना ही होना है। और वही अगर मैं C22 निकालूं तो -1 की पावर 2 + 2 वो कितना हो जाएगा बच्चे 4, और -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा +1। इवन पावर है तो प्लस और ऑड है तो नेगेटिव। तो वो माइनर और फिर माइनर 2 2 कोफैक्टर 2 2 सेम होगा। समझ में आया? सर मैं फॉर्मूले में पूछ रही हूँ -1 I + J -1 क्यों लगाते हैं? ये मतलब सिंपल कोफैक्टर डिफाइंड इस फॉर्मेट में है। जैसे माइनर किसी आदमी ने डिफाइन किया हुआ कि जिसका माइनर निकालना होगा उसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो किसी ने उसमें साइन का भी इनपुट देखा होगा कि यार कहीं कहीं पे साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो क्या करेंगे, वो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो -1 की पावर I + J। तो आप कहोगे सर ये तो कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? बात तो सही है। तो चलो आपकी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर देते हैं। ये जो 4 नंबर है इनके जब आप को फैक्टर निकालोगे तो उसके I + J पावर करोगे तो वो क्या आ जाएगा ऑड, और I + J अगर ऑड आएगा तो माइनस की पावर ऑड क्या हो जाता है माइनस, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। बाकी के जो 5 नंबर है उनके I + J क्या होते हैं इवन, तो -1 की पावर इवन क्या रह जाएगा सेम, उनका को फैक्टर माइनर के ही इक्वल हो। तो सिर्फ ये जो 4 चांद लग रहे हैं ना, ये जो 4 चांद हरे हरे, इनके को फैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा, बाकी के 5 को फैक्टर माइनर के इक्वल होगा, कोई चेंजेस नहीं। बाकी के 5 एलिमेंट जो निकाल रहे हो ना, तो को फैक्टर निकालो माइनर निकालो सेम बात है। क्योंकि जैसे देखो ना, ये पहले ये 1 क्या है, ये 1 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 पावर इवन पॉजिटिव। ये 5 क्या है, ये 1 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 पावर इवन फिर पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 7 क्या है 2 2, 2 + 2 4 फिर पावर। ये क्या है 3 1, 3 + 1 4 फिर पावर इवन। ये क्या हो जाएगा 3 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो बस यही 4 हरे जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इनके जब को फैक्टर निकालो तो उसके आगे माइनर के आगे नेगेटिव साइन लगाना है, बाकी सबके माइनर साइन रहेंगे। तो अब तो टेंशन नहीं है ना। I + J तो फॉर्मूला कहने के लिए, बाद में तो आपको हैबिट हो जाएगी काफी कि ये चारों निकालना है तो बस आगे एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा देते हैं, बस बात। इन चारों के आगे जब निकालो तो एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दो कोफैक्टर में, बाकी किसी के निकालो तो माइनर को कोफैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया? जी सर। चलो तो पहले क्या करो, जैसे ही वैसे भी बोर्ड एग्जाम में ना 9 के 9 कोफैक्टर नहीं पूछेंगे। अगर वो शॉर्ट पूछेगा, जैसे सेक्शन बी में पूछ रहा हूँ या सेक्शन ए में पूछ रहा हूँ, मान लो कि एक कुछ एग्जामिनर चाह रहा है कि बच्चे से मैं कोफैक्टर ही पूछूं लेकिन सेक्शन ए का क्वेश्चन पूछूं, तो ऐसे नहीं कहेगा कि सेक्शन ये पूरे मैट्रिसेस का कोफैक्टर निकालो, नहीं, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो सीधे कहेगा व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A23, यानी कि A23 कौन हो गया, ये सिर्फ एक का, तो बस ऐसे डिलीट कर दो 9 - 12 - 3, और उसके ऊपर क्या है 2 3, चूंकि सम ऑड हो रहा है तो बस एक माइनस और लगाओ, तो -3 एक माइनस और लगा जाएगा 3। तो सेक्शन ए में पूछना होगा तो सिर्फ एक पूछेगा, सेक्शन सी में पूछना होगा तो फिर पूरे कोफैक्टर्स पूछेगा, या फिर एडजॉइंट पूछ लेगा। सर को फैक्टर में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकती, जैसे पहले MIJ निकाल ले और फिर 4 तो हमें पता ही है तो उसमें माइनस लगा। बिल्कुल बिल्कुल वही करना है, ठीक है। सीधे आप क्या करो, लेकिन लिखो एम मत लिखो, कोफैक्टर। हाँ, या सबके माइनर निकाल लो और इन चारों के आगे एक्स्ट्रा माइनस लगा दो, तो हो गया कोफैक्टर। माइनर में तो टेंशन नहीं थी ना, माइनर में तो कोई टेंशन नहीं था, माइनर इजी लगा। तो बस माइनर में इन चारों के आगे माइनस लगा दोगे तो वो कोफैक्टर हो गया, तो वो भी इजी हुआ ना फिर। हाँ ये सर, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो तो एक क्वेश्चन फटाफट कोफैक्टर्स निकाल, बस 15 मिनट में मैं क्लास खत्म करूंगा, 10-15 मिनट में कोफैक्टर्स आते ही एडजॉइंट आ जाएगा। तो फटाफट आप लोग क्या करो बच्चों, कोफैक्टर बताओ C11। ठीक है, हाँ बताइए, आप हैंड रेज कर रही है, कुछ पूछने के बच्चे? तो क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो 56। अच्छा पहले ऐसे लिखो, अगर सारे कोफैक्टर्स निकालो तो पहले लिखो C12 C13 C21 C22 और C23 C31 C32 और C3। और अगर आप चाहते हो सिली मिस्टेक से बचे, क्योंकि देखो अगर कुछ माइनर चीज का ध्यान रखना है ना, खास करके साइन वाइन का, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो ही जाती है और एग्जाम में आप नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर में रहते हो।
तो सबसे पहले क्या करो, इन चारों को पकड़ लो, इन चारों को पकड़ लो और उसके आगे एक माइनस पहले से लगा ही दो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मुझे माइनस लगाना ही लगाना है। अब सिंपली माइनर निकालो, अब तुम साइन की टेंशन भूल ही जाओ। सबसे पहले C11 ब्लैंक लिख दिया और ये चारों के जो कोफैक्टर्स हैं उसके आगे क्या कर दिया, माइनस साइन पहले से ही लगा दिया। अब मैं साइन की टेंशन लूंगा, मैं भूल भी जाऊंगा, लिखने आऊंगा पहले से साइन नेगेटिव दिखेगा। अब सीधे क्या निकालो, माइनर निकालो, अब भूल ही जाओ कोफैक्टर। तो पहले का माइनर क्या क्या होगा, 7 into 8 56 माइनस 9 into 4 36, तो 56 माइनस 36 20। C21 क्या हो जाएगा बच्चे, 24 माइनस 24 0, तो माइनस 0 या प्लस 0 सेम है। C31 क्या हो जाएगा, 3 into 9 27 माइनस 7 into 6 42, 27 माइनस 42 माइनस 27। फिर इसका देखा C21 का, तो 16 माइनस 45, एक मिनट, ये कितना आया था अभी, 27 5, ये 15 होगा, सॉरी कितना हो गया, माइनस ही था ना, 27 माइनस 42 5 15, ठीक है। तो C21, ठीक है, तो C21 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 29 माइनस 29, तो माइनस 29 आया और पहले से माइनस लिखा हुआ है। तो अब मेरी टेंशन खत्म है, माइनस और माइनस 29 प्लस 29। C22 8 माइनस 30, तो माइनस 22। C23 ये कितना हो गया 9 और माइनस 12, तो माइनस 3 और पहले से माइनस लिखा हुआ है। अब ये तीनों फटाफट आप लोग बताओ, C31 क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो C31 कितना हो गया, 8 माइनस 35 माइनस 27, माइनस की प्रैक्टिस करके रखो करने की। C32 ठीक है, माइनस 11 और पहले से माइनस लिखा है तो मुझे साइन का सोचना ही नहीं है, तो माइनस ऑफ माइनस 11। अब C33 तो सर 7 माइनस 6 कितना हो गया, तो ये क्या हो गए आपके सारे कोफैक्टर्स। डन। तो सिर्फ कोफैक्टर से पूछ सकता है या कोफैक्टर कम पूछता है, एडजॉइंट पूछ लेगा, तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब एक सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि देखो बच्चों 9 नंबर के क्या करने थे, कोफैक्टर्स निकालने थे। कहीं कहीं पे साइन भी रखना था, अपोजिट भी करना था, कहीं साइन सेम रखना था और इनटू भी करना था। और यहाँ पे तो मैं इनटू कर रहा हूँ, तो चलो आप लोगों को समझाने के लिए ये हटा दे रहा हूँ। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1856 ही रहा। एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके लिए तुम क्या करोगे, दोनों को ऐसे हटा दोगे, फिर जब 4 के लिए लिख रहे हैं तो अब नंबर दिख ही नहीं रहा है, करे कैसे, तो वहां तो मन में ही हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअली ऐसे तो लिख नहीं सकते जैसे मैं ये कर रहा हूँ। रफ में पेंसिल से कर लेंगे। पेंसिल से चलो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत हौच पौच हो जाता है काम। तो सिंपली क्या करो, हाथ से ढक लो, उंगली से क्या करो, यहाँ पे उंगली रख दो, एक उंगली यहाँ पे रख दो, ये ज्यादा बेटर तरीका होता है, ठीक है ना। या पेन और पेंसिल है तो पेन ही रख दो, ये 7 का निकाल रहे हो ना, तो क्या करो सीधे पेन उठाओ और इस पे रख दो, और पेंसिल उठाओ ऐसे रख दो, वो ज्यादा बेटर है। ऊपर से पेन रख दो, बस सीधे पेन ऐसे ड्रॉप कर दो, उसके ऊपर रख दो। फिर भी क्या होता है कि इंटू करना है, कि जैसे दिस इंटू दिस, तो 56 माइनस 36, ये तो फिर भी आसान है। मान लो कि कोई और निकालना हो, 21 निकालना हो, तो 16 माइनस 45, कई बार माइनस की गड़बड़ी हो जाती है कि 29 लिखना था 39 कर लिया या 19 कर लिया, नहीं तो साइन की कई बार उल्टा हो गया कि इसका निकाल रहा है और इसी को डिलीट नहीं किया, किसी दूसरे को डिलीट मान लिया। तो 9 नंबर है, कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, साइन की गड़बड़ी हो और सब्ट्रैक्शन की गड़बड़ी हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो सर फिर क्या उपाय है, कि बस भगवान भरोसे। और अगर फुल क्वेश्चन पूछेगा इनवर्स तो फिर 6 मार्क्स का पूछेगा, तो 6 मार्क्स भगवान भरोसे भी नहीं रख सकते, तो करे क्या, बगल वाले से पूछ लेंगे सर कि तुम्हारा क्या क्या कोफैक्टर है। लेकिन बगल वाला अगर तुमसे ज्यादा अगर क्या हो भरोसेमंद हुआ तो तब कैसे होगा, तब तो दिक्कत है ना। अरे अरे ये कहां से आ गया भाई, इसको जिंदगी ढूंढ रही है, स्टेटस से बहुत परेशान हूं मैं।
तो क्या है, हाँ हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने। कैसे निकलेगा कोफैक्टर्स? कोफैक्टर तो निकाल लिया, लेकिन हमें श्योरिटी चाहिए कि मेरे पक्के सही है और मुझे एकदम यही एग्जाम सेंटर से ही क्या करना है, 4 नंबर इंश्योर करके नहीं जाना है। नहीं तो यानी कि बहुत पीछे आकर अरे मेरा -15 आया था, तेरा कितना आया, तो कह रहे श्रीलंका। तो अलग ही होता है कभी कभी कि 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक कह रहा है मेरा 15 था, दूसरा कह रहा है 17 है, तुम्हारा आंसर 394 है। तो इनसे बात भी क्या करे, कैसे करे, तो वो कंफर्म करके जाना है। बात भी ये नहीं कि अरे तो 4 क्वेश्चन ऐसे अरे हो गया तो सर ही टूट जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चे, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप फर्स्ट रो को ना, एक मिनट, डीपीपी का लिंक कहाँ पे होगा, ठीक है चलो। तो क्या करो बच्चों कि ये जो पहले नंबर को उसके कोफैक्टर से इंटू करो, ठीक है। फिर क्या करो बच्चों, दूसरे नंबर को उसके कोफैक्टर से इंटू करो। फिर क्या करो बच्चों, यही करो, तीसरे नंबर को उसके कोफैक्टर, मतलब हर एक रो को पकड़ा, बस एक रो को, और हर नंबर को उसके अपने ही कोफैक्टर से इंटू किया। कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि जो पहला नंबर है A11 उसके कोफैक्टर से इंटू कर रहा हूं, और जो दूसरा नंबर है A12 उसके कोफैक्टर से इंटू कर रहा हूं, और तीसरा है जो A13 उसको उसके कोफैक्टर से इंटू। तो 1 × 20 कितना हो गया 20, 2 × 0 हो गया 0, और -5 × 15 कितना हो गया 75। तो ये कितना हो गया -55। ठीक है सर, क्या करना है इस -55 का बता रहा हूँ। यही चीज आप सेकेंड रो के लिए करो, सेम फॉर क्या करना है सेकेंड रो। मतलब क्या, अगेन सेकेंड रो के आप क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट उसके कोफैक्टर से इंटू करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो बच्चों, सेकंड जो रो के सेकंड एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से इंटू करो, और ऑफ कोर्स जो थर्ड नंबर है उसको उसके कोफैक्टर से इंटू करो। तो एक बार बताना क्या होगा, 3 × 29, 30 × 3 90, 90 से 3 गया तो 87, और 7 × 22, 11 × 14 -154, और कितना हो गया 4 × 3 12। ये कितना हो गया 7 और 2 99 -154, कुछ दिखा, ठीक है। और सेम क्या करना है फॉर थर्ड रो। तो करके देखो एक बार बच्चे, ठीक है। क्या करना है, इस नंबर को उसके कोफैक्टर से इंटू करना है। फिर क्या करना है, ब्लू कलर है तो ये इस नंबर को उसके कोफैक्टर से इंटू करना है, और इस नंबर को उसके कोफैक्टर से इंटू करना। सिंपली जो जिस टाइप का है उससे इंटू करो। तो थर्ड रो के लिए करा तो कितना हो जाएगा 6 × -20, -7 आ रहा है -162, 19 मल्टीप्लाई में 12 99, और 8 मल्टीप्लाई में 8 162 -107, तो अरे 55। रुको तुम तो राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल, क्या हो गया 162 के बाद क्या आ रहा है बच्चे 107, यही ना। यस सर। फिर कितना हो गया, 12 में से 7 गया तो 5, और 11 में से 10 गया तो 5, नहीं 16, 15 में से 10 गया तो 5 -55। तो क्या दिखा, यस सर, सारी वैल्यू सेम है। एक भी अगर -55 नहीं आया, तो मान लो कि ये दोनों -55 नहीं आया और तीसरे में नहीं आया, इसका मतलब तीसरे में गड़बड़ी है। तीसरे वो फैक्टर को भाई साहब एक बार फिर से चेक करो, और वो भी कैसे चेक कर लो, एक एक करके नहीं। ये मान लो कि एक बार मैंने इसके पहले वाली क्लास में क्या किया कि गलती से क्या हुआ था, ये जो है ना ये 13 ये -1 लिख गया था, तो ये भी क्या आ गया था माइनस, अब इंटू होगा तो ऑफकोर्स +8 की जगह क्या आ जाएगा -8, ये +8 की जगह -8 आ गया। तो मैंने देखा कि इन दोनों को ऐड करूं तो -170 आ रहा है, और प्लस क्या आ गया 99। तो 179 से कितना हो गया, अगर मैं 100 मान लूं तो माइनस कितना हो गया 71। ये तो गड़बड़ी है, आना चाहिए 55। तो मैंने देखा कि अगर ये जो माइनस है प्लस हो जाए तो 108 और 162 -52 आ रहा है। तो ये बस प्लस होना चाहिए था, बाकी क्योंकि देखो मुझे तो पता चला कि ये दोनों सेम है तो आंसर तो -55 होना चाहिए। -55 होने में ये प्लस होता तो -50 हो जाता, मतलब गड़बड़ी यहाँ है, मतलब गड़बड़ी यहाँ है, मतलब गड़बड़ी यहाँ है। तो जैसे ही मैंने देखा कि 154 के कमी होने में इसमें थर्ड वाले में गड़बड़ी है, तो ऑफ कोर्स थर्ड वाले में जब गड़बड़ी है बच्चे तो उसका थर्ड यही गड़बड़ी है ना।
और ये गड़बड़ी, इसका मतलब इसका जो 8 का कोफैक्टर निकाला है बस उसमें गड़बड़ी है। तो एक को मैंने देखा कि अच्छा ओके नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव किया, फिर 8 पॉजिटिव आ गया। तो इसका एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है ना कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ पे सीधे, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि सब अलग अलग आएगा, करते रह जाओ। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि कभी अगर मान लो कि मेरा ये -55 आ गया, ये -55 आ गया, लेकिन ये -55 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब पहला और तीसरा को जो मैंने कोफैक्टर्स निकाले वो तो सही है, दूसरे वाले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये चीज समझ में आई? हेलो? सर। तो अब दूसरे वाले में गड़बड़ी है, तो ये 3 नंबर है। तो जनरली जो गड़बड़ी होती है ना वो पहली गड़बड़ी साइन की होती है। तो एक बार साइन को एडजस्ट करके देख लो कि किसी प्लस को माइनस करने से मेरा -55 हो रहा है क्या, क्योंकि मोस्टली साइन की गड़बड़ी। तो अगर सीधे पता चल गया कि अरे ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस कर दे तो सही हो जाएगा, इसका मतलब बस उसके वाले कोफैक्टर में चेंजेस कर लो। समझ में आया बच्चों? यस और नो? सर तो क्या निकाला? माइनर। माइनर में क्या किया, इन चारों के आगे माइनर वो सॉरी सर्कल लगा दिया, तो क्या हो गया? कोफैक्टर। बस 5 मिनट और बच्चों, क्लास खत्म करो, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। कोफैक्टर निकल गया, अब बात आएगी एडजॉइंट और इनवर्स। कुछ नहीं, दोनों सेम है। ये जो आपने अभी कोफैक्टर्स निकाले हैं, ये जो अभी आपने 3 कोफैक्टर्स निकाले हैं, इन्हीं कोफैक्टर्स को लेफ्ट टू राइट की जगह टॉप टू बॉटम लिख दो। ये जो लेफ्ट टू राइट है ना, जैसे ट्रांसपोज में करते थे ना, जिस तरह से आप किस में करते थे, ट्रांसपोज में, तो जो ये लेफ्ट टू राइट है ना उसी को आप टॉप टू बॉटम लिख दो बच्चों। वो जो दिखेगा मैट्रिक्स वो ट्रांसपोज होगा। तो मैं ऐसे रख रहा हूं कि ये सामने दिखे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा, बस सारे क्या कहते हैं, कोफैक्टर का क्या होगा, कलेक्शन होगा, वो भी लेफ्ट टू राइट नहीं, निकालना लेफ्ट टू राइट है लेकिन लिफ्ट लिखना टॉप टू बॉटम है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 0, ये -50, ये हो गया 29, ये हो गया -22, ये हो गया 3, ये हो गया -27, ये हो गया 11, ये हो गया 5। तो ये हो गया आपका सॉरी एडजॉइंट। तो जो कोफैक्टर है बेसिकली वही एडजॉइंट है ना, यस और नो? सर यस सर। है ना, कोफैक्टर निकला। अब कोफैक्टर से एडजॉइंट निकल गया। अब जैसे एडजॉइंट निकालना होगा तो पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हाँ, एडजॉइंट कोफैक्टर, बस सिंपली कोफैक्टर का ही कलेक्शन एडजॉइंट है। बस फर्क क्या है कि निकालोगे आप लेफ्ट टू राइट, लेकिन एडजॉइंट में जब लिखने की बात आएगी तो उसको लिखोगे टॉप टू बॉटम, यानी कि एक तरह से अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एडजॉइंट ए निकालना है तो हमें कंपलसरी है कि हमें पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कंपलसरी निकालना पड़ेगा, ठीक है, यही तरीका है। इनवर्स से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो इतना महंगा पड़ेगा कि तुमको अगर सर से अच्छा तो फ्री है, ये रहे तो मत करो, मत बताओ, वो मत बताओ सर। यही तरीका सबसे सस्ता तरीका है एडजॉइंट निकालने का। सारे कोफैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि 9 नंबर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 9 बार माइनस करना है, बस और कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेशन तो छोटे छोटे नंबर होंगे, ऐसा तो नहीं कि 75 78 दे देगा कि 75 × 78 माइनस, नंबर छोटे छोटे रहेंगे, 4 × 5 - 8 × 3। तो बेसिकली 9 सब्ट्रैक्शन करने हैं बस, और कुछ गलत नहीं, उसको चेक करने का मैंने तरीका भी पता कि हर नंबर को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, सेम अगर तीनों आ रहा है तो फिर क्या हो गया, आपका कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके नंबर पक्के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। अब कहोगे सर ये जो -555 निकालना है बस चेक करने के लिए, इतनी मेहनत तो नहीं। ये जो मैट्रिक्स आपका ए है, पता है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यही -55। जो आपको स्कूल में डिटर्मिनेंट का तरीका बताया गया ना कि पहला फिर दिस माइनस दिस, फिर दूसरा फिर दिस माइनस दिस, फिर तीसरा फिर दिस माइनस दिस, वो करके आप देख लो -55 ही आएगा। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट का एक तरीका ये भी होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लो, और ये ऐसे ये जो चीज हमने रो वाइज किया या कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ये फर्स्ट कॉलम का जो नंबर है ना, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से इनटू करके देखो, वो भी -55 ही आएगा। इतनी पावरफुल चीज है ये। तो रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, सेम आएगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इनटू करो, रिजल्ट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो वो जो आएगा वही है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डिटर्मिनेंट निकल गया। अब सर डिटर्मिनेंट की बात कहां से आ गई, हमें तो एडजॉइंट निकालना था,
बात तो सही है, एडजॉइंट निकालना था। लेकिन अगर ए इनवर्स कह दिया तो ए इनवर्स इज नथिंग बट जो एडजॉइंट आपका ए है उसी को बस उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। डिटरमिनेंट निकालने की टेंशन है, आपको निकला हुआ है। तो इसी में हर एलिमेंट को क्या करो, -55 से डिवाइड कर दो, बस हो गया इनवर्स। तो फिर क्या हो गया, -15/-55। नीचे मोड ऑफ ए है। हाँ, मॉड का मतलब डिटरमिनेंट, यहाँ पे मॉड से मतलब डिटरमिनेंट है। ओके सर। डिटरमिनेंट को भी ऐसे ही शो किया जाता है बच्चे, है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 1/-। तो इसको चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो, जैसे ये कितना होगा, ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1/5 आ जाएगा। या फिर बहुत बार लोग क्या करते हैं, सीधे इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे लिख देते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, शॉर्टकट से बचने, मतलब शॉर्टकट्स यूज करने के लिए, इतना कौन करेगा, तो लोग क्या करते हैं सेम रहने देते हैं और इसके आगे 1/-55। तो ऐसा भी कर सकते हो, या सिंपली बाहर डिटरमिनेंट डिवाइड कर दिया और अंदर सब सेम रहने दिया, उतना कौन फ्रैक्शन में लिखने चाहे, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली क्या किया, ये जो डिवाइड कर दिया तो उससे जो मैट्रिसेस आया वो मैट्रिसेस क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लूंगा, 20/55 कितना हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करो तो 5 और 11, ये होगा 55 डिवाइड करो तो ये होगा, ये तो सेम रह जाएगा, बस माइनस ऊपर चला जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस को ऊपर लिखा जाता है। इसका माइनस और माइनस कट जाएगा और कुछ होगा नहीं, ये तो 0 है, इसका भी माइनस माइनस कट के 2/5 हो जाएगा। बस 1 मिनट और देना बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, -1/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूं तो 3/11, और ये 3/55 तो कुछ नहीं होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा और ये वाला इसका माइनस ऊपर चलेगा। तो ये हो गया आपका इनवर्स। तो इसका सबसे अच्छा यूज पता है कहाँ होगा, 2-4 एकदम काम की चीजें बताने वाला हूँ, 5 मिनट रुक जाओ बच्चों, बस 2-4 बहुत ही काम की चीजें बताना। तो क्या यूज है बच्चे, एक तो इनवर्स डायरेक्टली, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी अगर 5 से करना, 5:20 और 5 में 11 हो जाएगा। तो इनवर्स का मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है अगर उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी आ जाए। जैसे 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाता है ना। तो याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे 1 का बिहेवियर होता है नंबर सिस्टम में, वैसे ही आई का बिहेवियर होता है किसमें, डिटरमिनेंट में। या ऐसे देखो कि मैंने आपको कह दिया कि ये एक डिटरमिनेंट है, सॉरी एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ, या फिर ये एक मैट्रिक्स है, मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ कि जिसको मैं अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो जैसे मैं कहूं कि 5 है, एक ऐसा नंबर बताओ कि जैसे इनटू करूं तो 1/5, सॉरी 1 आ जाए तो 1/5 ही होगा। तो यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पे एक दूसरा मैट्रिसेस ही होगा। तो ऐसे कैसे पता है, ये एक मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स बताओ कि जिसको इससे इनटू करूं तो रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, तो वो मैट्रिक्स होगा ये। इसको आप ए से इनटू करके देख लो, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो सीधे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज और, एडजॉइंट है। अगर मैं जो मैट्रिक्स ए था इसको अगर मैं एडजॉइंट ए से अगर मैट्रिक्स इनटू कर दूं तो क्या आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा बताओ। अगेन ये नंबर इंपॉर्टेंट है, -55, -55 जो और नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा जगह मिल जाए। अच्छा 2/2 का भी बताना है, 1 मिनट बस लगेगा इसको बताने में, बस वाली चीज लिख देता हूँ। आपने क्या किया, ए निकाला और इनटू एडजॉइंट ए निकाला, तो अभी क्या था, -55 आया था ना, तो वो नंबर फिर से इंपॉर्टेंट है, -55 0 0 0 -55 0 0 0। ये आप करके देख लेना चाहो तो मैट्रिक्स ए को इससे मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट ये आएगा। मुझे कैसे पता, तो सिंपली ए इंटू एडजॉइंट ए पता है क्या हो जाता है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाता है बच्चों, उसके
डिटरमिनेंट की वैल्यू और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने देखा था डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है -55, तो सिंपली ए इंटू एडजॉइंट एक हो जाएगा -55 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वही 1 0 0 0 1 0। तो सारे डायगोनल क्या बना लिया -55, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए यही होता है। चलो एक शॉर्टकट लगे हाँ तो सीख लो कि अगर मुझे 3/3 का तो लंबा काम है ना, कि पहले पूरा को फैक्टर निकालो, फिर लंबे में लिखो, फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड करो। मेनली को फैक्टर निकालना ही काम है, बस ऐसे लंबे में लिखना तो ठीक है, आता ही है। और को फैक्टर को चेक करने में तुम्हें इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल ही लिया है, तो मेन काम क्या है इनवर्स निकालने में, बस ये निकाल लो। इसको निकालते ही क्या करो, एक मिनट, मेन काम क्या है ये निकालो। इसको निकालते ही क्या करो बच्चे, सीधे सीधे में लिख दो और फिर ये -55 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। और सिर्फ सीधे सीधे लिख दो तो क्या हो गया, इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट। तो सीधे सीधे लिखा तो एडजॉइंट, उसी को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया तो इनवर्स। तो 2/2 का अगर इनवर्स लिखना है तो देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ, डायरेक्टली लिख दोगे। इन दोनों को क्या करोगे आप, स्विच, इन दोनों को मेन जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को अलट पलट दो, उसके एलिमेंट को क्या करो, अलट पलट दो, और इन एंटी डायगोनल पे एक एक माइनस लगा दो। ये शॉर्टकट याद रखना। मतलब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ये जो दिया हुआ है 6 3 8 9 इसका एडजॉइंट निकालना है तो सिंपली 6 और 9 को पलट दो, 6 9 9 6 हो जाएगा। और इस दोनों को पलटो मत, सिर्फ साइन पलटो। तो ये हो गया एडजॉइंट, और इसका मॉडुलस आपको पता है, मॉडुलस मतलब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 6, ये ऐसा माइनस ऐसा, तो कितना हो जाएगा 9√6 - 3 × 8 54 24, ये कितना हो गया 30। ठीक है, अब इनवर्स आपको पता है, बस एडजॉइंट में ही क्या करना है, उसको डिवाइड करो 1/30 और सीधे सीधे क्या करो एडजॉइंट लिख हो गया। तो 2/2 का तो एकदम आसान है ना, डायगोनल पलट दो, बाकी का साइन पलट दो और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड लिख लोगे इजीली। इनवर्स 2/2 का, ये सर नो बोलो बच्चों, फिर मैं छुट्टी करूं। इजी है ना, 2/2 का तो एकदम इजी है, डायगोनल चेंज करो और इनके साइन चेंज करो और ये तो डिटरमिनेंट आता ही है, बस उसे डिवाइड कर दो, हो गया। 3/3 में मेन को फैक्टर लिखने तक ही टेंशन, जैसे ही को फैक्टर लिखा, ठीक है, जैसे ही को फैक्टर लिखा उसको लंबे पे लिख दो, एडजॉइंट हो गया। और ये तो डिटरमिनेंट ऑलरेडी तुम निकाल ही चुके हो चेक करने के चक्कर में, बस डिवाइड कर दिया तो इनवर्स। अब एक निंजा टेक्निक बताता हूँ बोर्ड वालों को, कि बोर्ड वाले अगर तुमको परेशान करें तो तुम कैसे उनको बुद्धू बना करके और तुम 6 नंबर झटक सकते हो, बताता हूँ। 27 - 55, तो 27 कितना हो जाएगा, 3 5 नहीं कट रहा है ना। चलो लास्ट मिनट, बोर्ड वाले एक एग्जाम देते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स, दे देगा कि फाइंड द इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दे देगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और रो ट्रांसफॉर्मेशन काफी लेंदी मेथड होता है, इतना होता है कि अभी जो आपके कोविड हुआ था ना, तो बात हुई कि भाई बहुत सारे सिलेबस को कट कर दो क्योंकि बच्चे इतने पढ़ नहीं पाएंगे, तो जितनी बहुत मुश्किल वाली चीजें उसको हटा दो। तो डिटरमिनेंट से सीधे रो ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया। अब जिस बच्चों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसने जैसे ही सुना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया, बाप रे, बस मैट्रिक्स में तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कुछ भी पूछे फुल मार्क्स आएगा। ठीक है सर, अभी है सिलेबस में रो ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ अब तो है, अब तुम लोगों को वो वरदान प्राप्त नहीं है कि बिना बोर्ड एग्जाम दिए हो जाएगा। तो मैं उसकी निंजा टेक्निक बता रहा हूँ कैसे करो। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन तुम कितना भी केयरफुल कर लो गलत होना ही है, मतलब इतनी उसमें कभी रो से इंटू किया, कभी सामने वाले से इंटू किया, कभी माइनस किया, फिर पलटा, फिर कई बार फ्रैक्शन से भी इंटू करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, बहुत पंगा है। तो अब दूसरी बात क्या है ना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ना कि अपने आपको किसी भी तरह एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, किसी भी तरह। चाहो तो किसी भी रो को डिवाइड करो किसी नंबर से, किसी को इंटू करो, कुछ भी करो। तो अगर मैं 50 बच्चों को दूं तो सबका अपना अलग अलग तरीका होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी एक टास्क दे दूं, मैं बस बोलूं कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो ऑफकोर्स तरीका अलग होगा, सब अपने अपने तरीके से करेंगे, भाई ये रिजल्ट लाना है, बात खत्म। तो उसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, चाहे 2 रो को जोड़ो, 2 रो को घटाओ, 2 रो को इंटू करो, किसी एक रो में 5 इंटू करो, दूसरे रो में 60 डिवाइड करो, मुझे नहीं पता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखना चाहिए।
तो सब बच्चे का अपना अपना अप्रोच होता है। तो 50 बच्चे करेंगे तो 50 का अपना अपना रहेगा। तो एग्जामिनर तो चेक करने में पागल हो जाता है, उसको हर कम से कम 10 स्टेप होंगे। और बच्चे ने लिख दिया कि डिवाइडिंग थर्ड रो बाई इंटू 5 या मल्टीप्लाइंग थर्ड रो बाई 5/7, तो उसको चेक करना पड़ता है कि थर्ड रो में सारे एलिमेंट को 5/7 से इंटू किया है कि नहीं। फिर अगला लिख देगा कि वो डिवाइडिंग सेकेंड रो बाई 0.3, तो उसको वो चेक करने का कि 0.3 से सबको डिवाइड किया है कि नहीं। तो एग्जामिनर इतना टेंशन लेता ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग अप्रोच है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो वो सीधे देखता है लास्ट स्टेप को, कि अगर लास्ट स्टेप इनवर्स सही आया है तो बच्चे ने पूरा सही किया है, क्योंकि एक जगह एक साइन की भी गड़बड़ी हो जाएगी ना तो आंसर आना चाहिए 5, आंसर आएगा 29, बिल्कुल अलग ही आएगा। तो वो 20 स्टेप है, तो वो सीधे लास्ट स्टेप पे आएगा। हाँ भैया कहाँ इनवर्स निकाला है बच्चे ने, फाइनली ये इनवर्स को मैच करेगा, और इनवर्स सबका सेम आएगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो वो सीधे देखेगा कि अच्छा इनवर्स सही है, मतलब ऊपर के सारे सही। तो वो सीधे क्या करेगा, ऐसे 5 टिक लगाएगा ऊपर की तरफ और सीधे तुमको 6 नंबर चिपका देगा, और उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के चांसेस है। तो तुम क्या करो, रफ में इस तरीके से इनवर्स निकाल लो, कुछ नहीं है, 9 क्या करने हैं, को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स निकालते हैं डिटरमिनेंट आ भी जाएगा, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि तुमको गारंटीड पता चल जाएगा भाई मेरे 9 के 9 को फैक्टर सही है। एक भी गलत हो जाएगा तो यहाँ से पता चलेगा, और को फैक्टर सही होगा तो एडजॉइंट भी सही होगा। और वो 55 तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वो 55 आया ही था बताने के लिए कि भाई तीनों सही है, तो वो तुम्हारा डिटरमिनेंट भी सही निकलेगा। तो तुम्हारा इनवर्स डिट्टो सही निकलता है, गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। गलत होगा तो बीच में पता चल जाएगा। तो क्या करो, रफ में अलग से इनवर्स निकाल लो। रो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करो, चलो ये किया, क्योंकि तुमको करने का तरीका तो मालूम हो जाएगा, लेकिन वो इतना नाजुक चीज है कि कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तुमको पता रहेगा कि ऐसा करते हो, बड़ी चीज नहीं है। तो सेम जिस तरीके से करना चाहिए, कुछ भी उठाओ कि चलो पहले 2 रो को ऐड कर रहा हूँ, फिर बाद वाले को 3 से डिवाइड किया, इस कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा किया, 6-7 स्टेप लिखो। उसके बाद सीधे निकाल दो कि हेंस इनवर्स इज दिस। मैं बता रहा हूं तुमको, मेरा भरोसा करो बच्चों, ये 7वें साल से पढ़ा रहा हूँ, हर बार बच्चे ये सही करके आते हैं। इनवर्स निकालो, हेंस लिख दो, एग्जामिनर सीधे वो, हम लोग क्लास लेते ना यहाँ पे कोचिंग की, 30 बच्चों की कॉपी में पूरा नहीं चेक करते, कौन उतना एक एक कैलकुलेशन देखेगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखेंगे तो सिर्फ वही चेक करने में 5 मिनट लगेगा। तो अगर 20 बच्चों का है तो 2 घंटे 2.5 घंटे कितना हो गया, 100 मिनट करीब, 1.5-2 घंटे तो सिर्फ एक क्वेश्चन चेक करने में लगेगा 20 बच्चों को, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम लोग भी यही करते हैं, उसको तो पता नहीं 150-200 कॉपी चेक करना है, सीधे इनवर्स देखता है, वो सही है, 6 नंबर गारंटी है तुम्हारे। तो जब भी अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से है तो प्लीज प्लीज आप लोग क्या करना, रफ्स में पहले अलग निकाल देना, ठीक है। और क्या करना, रो ट्रांसफॉर्म से ऐसे ही करोगे 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने फिक्स किया हुआ है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही चाहिए। तो पहले अलग से रफ में निकाल देना, स्टार्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना, 5-6 स्टेप दिखाना, उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप मैं बता दूंगा, उसके बाद लास्ट स्टेप सीधे इनवर्स स्टेप कर देना, तुमको पक्के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज और हम देख चुके हैं, 2 का शॉर्टकट देख लिया, बस काफी चीजें पढ़ ली आज, ठीक है। पिछले क्लास का रिवीजन भी देख लिया। इनवर्स सिंपली डिवाइड होता है, कुछ नहीं। जैसे अच्छा एक चीज और बताता हूँ, बस एक मिनट रुको, लास्ट 1 मिनट, कि मैं आपको दे दिया एक क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस 5a² प्लस 7a और प्लस कितना है 8i इक्वल टू 0, या किसी किसी माइनस भी कर दो, सारे प्लस 0 कैसे हो जाए, हो भी सकता है वैसे, लेकिन फिर भी किसी किसी को 0 करो, चलो मान ये है, और ए दे भी दिया है, इसी ए को पकड़ ले क्या, तो इसी को पकड़ नहीं, ये फिर तो उसमें ऐसा होना जरूरी नहीं, मान लो कि एक दे देगा, चलो मैं सिर्फ तरीका बता दे रहा हूँ, पूरा सोल्व नहीं करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। एक आपको मैट्रिक्स दे देगा, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम जब भी देगा ना तो मैट्रिक्स लिख के बात करेगा, जेई जब भी देगा ना तो मैट्रिक्स नहीं लिखेगा, वो सारी बातें हवा में करेगा। तो जेई को प्रॉपर्टी चाहिए और बोर्ड एग्जाम को उसका एप्लीकेशन चाहिए। तो ये एक दे देगा कि इफ ए इक्वल टू दिस, सॉरी ए इक्वल टू दिस एंड ऐसा कुछ है, तो फाइंड ए इनवर्स, सॉरी क्या कर देगा, फाइंड ए इनवर्स, कैसे निकालेंगे। तो ये काफी आसान है, ये बोर्ड एग्जाम करेगा, ये काफी आसान है, ये पूछेगा तो मजे ही आ जाएंगे तुम्हें। तो सिंपल बच्चों क्या करना है, एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा।
उठाना है जो गिवन है, और सबको क्या करना है, ए से डिवाइड करना है, क्योंकि ठीक है, सभी को क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। ए से डिवाइड किया तो ए क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सिंपल जैसे अलजेब्रा में चलता है वही सही चलेगा। 5a² बाई ए क्या हो जाएगा, 5a माइनस 7a, तो कट जाएगा, तो खाली 7 लिख नहीं सकते क्योंकि 7 क्या है, एक नंबर है। तो एक मैट्रिक्स को एक नंबर से कैसे जोड़ सकते हो भैया? तो याद करो, मैंने बोला था ना, नंबर सिस्टम में जैसे 1 होता है, मैट्रिसेस में वैसे आई होता है। इन वो क्या, मैट्रिसेस में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिर्फ 7 नहीं लिख सकते, तो a बाई ए क्या हो जाएगा, 7i और 8i और डिवाइड बाई ए। तो अगेन याद करो, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 की तरफ बिहेव करता है, तो 1 बाई ए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए क्या हो जाएगा, या सिर्फ एक काम करो, थोड़ी देर लिए रहने दो, i 8 रहने दो, तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए इनवर्स। अब कुछ नहीं, ए इनवर्स को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। तो 8a इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7। तो a इनवर्स क्या हो गया, 1/8। अब देखो ना, एक मैट्रिक्स ए दिया है तो ए स्क्वायर करना कितना आसान है, 5a सारे एलिमेंट को 5 से इंटू कर दो, और 7i क्या हो जाएगा, 7000007, यही तो 7i हो जाएगा। अब ये तो कोई भी कर लेगा ना, बस हो गया इनवर्स। तो ऐसा कर दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जनरली कभी कभी बोर्ड ऐसा भी देते हैं कि ये एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा मुझे इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो आसान है, सबको ए से डिवाइड करो, सबके पावर को एक एक कम कर दो। जहां ए होगा a बाई ए, सिर्फ 7 नहीं होगा, 7i होगा, और i बाई ए इनवर्स होगा। बाकी सबको उधर भेज दो, 8 से डिवाइड मारो। अब a स्क्वायर 5a 7 है, दुनिया में सबसे आसान काम, कोई भी कर सकता है इसको, तो कोई भी कर सकता है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके चलो, काफी हो गया, 9:30 डन। कुछ पूछना तो बताइए। हाँ, डीपीपी आप लोग रेगुलर चेक करते रहो, क्लास नोट्स, ई बुक्स है कितनी सारी, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भी देख लो, क्योंकि जनरल रिकॉर्डिंग वैसे आप ही क्लास की जाती है, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ क्योंकि ये क्लास मुझे सबसे अच्छा लगता है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बताइए, बोलो बच्चे, बोलो बोलो, डाउट बोलो। पर सेशन से अलग है। हाँ कहिए, चलो 1 मिनट हो जाए, मैं रिकॉर्डिंग फिर ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद क्या होगा, मैं क्लास ऑफिशियली एंड कर दूंगा, फिर जिसको लीव करना वो लीव भी कर सकते हैं, और या फिर जिनको सेशन से अलग डाउट पूछना वो पूछ ले सकते हैं।